एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी विंग को मार्क करने की बात बोलता है। आप आगे विंग आप वांग जी की आंखों में देख रहे हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सचमुच में वांग जी अपने शब्दों के लिए सीरियस है। वो सचमुच में सिर्फ विंग को मार्क नहीं करना चाहता बल्कि उसका मार्क अल्फा भी बनना चाहता है। विंग के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेड भी होते हैं और यहाँ तक कि वो वाले मेड्स होते हैं जिन्हें मून गॉडेस ने चुना है, उसके बावजूद भी वो अल्फा ओमेगा से मार्क नहीं होना चाहते। और जैसे कि नहीं मंजे जिन्होंने वैनली को जरूर मार्क कर रखा है लेकिन वो खुद यानली से मार्क नहीं हुए हैं। और कहीं ना कहीं वांग जी उसका रीज़न भी जानता है क्योंकि उनका वो अल्फ़ा ईगो कि वो किसी और को फ्यूचर में शादी नहीं कर सकते या वो वाले एक चीज़ जो होती है ना वो ईगो वो नहीं चाहते कि कोई उनका तोड़े, खासकर एक ओमेगा तोड़े। इसलिए वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। वो खुद ओमेगास को मार्क करते हैं लेकिन खुद मार्क होना पसंद नहीं करते। लेकिन वांग जी सबसे अलग है। वो उसका विंग का लंजा है। वो लंजा इसने विंग को शायद शादी शिजोई की शर्त से करी थी या ये शिजोई की लास्ट विश से करी थी, लेकिन असलियत में तो वो विंग का जेन्युइनली सच्चे दिल से पार्टनर बनना चाहता है, उसका साथ देना चाहता है, उसे ये महसूस करवाना चाहता है कि सिवाय विंग के अब शायद वो अपनी ज़िंदगी में किसी और ओमेगा को तो नहीं ला पाएगा। सेम चीज़ विंग के साथ है। विंग भी एकदम से इस बात के लिए शायद इसलिए अग्री हो गया क्योंकि वो भी अब वांग जी का ही ओमेगा बन के रहना चाहता है। सिवाय वांग जी के अब वो किसी और अल्फा को अपने पास भी नहीं देखना चाहता। वो पूरी उम्र चाहे उसे वांग जी से वो प्यार मिले या ना मिले, वो फिजिकल हो या ना हो, लेकिन उसका नाम अपनी साथ जोड़ना वो भी चाहता है। इसलिए वो भी अब दोबारा से अपनी गर्दन हाँ में करता है और बोलता है तो ठीक है लंजा, आज आप मुझे मार्क करो। और ये बोल के भी अपने हाथ को हल्के से खोलने लगता है ताकि वांग जी को उसकी उस सेंट ग्लैंड पे एक्सेस मिले, एक जिसे वांग जी एकदम से यहाँ नहीं जब एक बोलता है जैसे विंग शॉकिंगली अब बड़ी आंखें करके वांग जी की तरफ देखने लगता है। यहाँ नहीं, कोल्ड केव, मेरे साथ कोल्ड पाउंड चलो। पर क्यों लंजा, तुम वहाँ क्यों? विंग, हम दोनों जब एक दूसरे को मार्क करेंगे तो हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो और कोल्ड पाउंड उस पेन को कम करने में कुछ हेल्प भी करे। कहीं ना कहीं वांग जी यहाँ आने से पहले पूरी रिसर्च करके आए हैं। जब अल्फा ओमेगा मार्क करते हैं तो कितना दर्द हो सकता है, क्या चीज़ सही होगी, वो सब बातें रिसर्च करके आए। उसे पता है कि वो विंग को मार्क करने के कुछ टाइम बाद अपनी हीलिंग प्रोसेस से उसको फिर से हील कर देगा, लेकिन उसके बावजूद उस जब वो प्रोसेस हो रहा होगा जब वो विंग को मार्क करेगा तो उस दर्द को विंग को कम हो, जितना कम हो सके वो कम महसूस हो, इसलिए वो उसे अपने साथ कोल्ड पॉन्ड में ले जाने की बात कर रहा है। विंग ने इस कोल्ड पॉन्ड के बारे में सुना था कि वहाँ पे बहुत सारे हर्बल एक तरह से पानी क्या आता है, बहुत सारे पहाड़ों से निकल के वो एक जगह इकट्ठा होता है, वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स हैं, वो पानी वो पॉन्ड हमेशा कोल्ड रहता है लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस है, बहुत सारी हीलिंग हर्ब्स हैं, ऐसा मेडिकेटेड और एक तरह से का वाटर है जिसमें आप बात ले लो तो आपके काफ़ी सारे बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें जब उसने सुनी है तो वो अग्री होकर चला जाता है। वांग जी और वे रात में यहाँ आए हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यानी यहाँ पूरा आसपास में भी कोई नहीं है। और वो दोनों यहाँ क्या करने आए वो दोनों जानते हैं। कहीं ना कहीं विंग को और वांग जी को हल्का सा ब्लश भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से नर्वस भी हैं। लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ बंधे तो वो गए थे दिल से, आज ऑफिशियली भी वो ये काम करने जा रहे हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं विंग और वांग जी नर्वसनेस के साथ थोड़ा सा ब्लश भी है। अब वांग जी सबसे पहले खुद ही धीरे धीरे अपनी बॉडी से हार्मफुल रिमूव करने लगता है। अब वांग जी की बॉडी पे अब मतलब लोअर साइड पे उसने पहने हुए हैं बट अवर बॉडी अब न्यूड है और वो वाटर के अंदर एंट्री कर देता है। जब वांग जी ये काम कर रहा था तो विंग ने अपनी मतलब बैक उसकी तरफ करी हुई थी और अब सेम काम विंग कर रहा है। अब वांग जी की बैक विंग की साइड है और विंग एक एक करके अपने हाथ उतार रहा है। ये दोनों अब एक वाटर में है और इनकी अब सिर्फ फेस ही एक दूसरे को विजिबल है क्योंकि बाकी बॉडी इन दोनों ने वाटर में छुपा रखी है। कहीं ना कहीं आज विंग और वांग जी समझ नहीं पा रहे वो भी क्या क्या मतलब क्या करेंगे आगे,
क्योंकि विंग तो वांग जी की उस बैग को देखकर, बेयर बैग को देखकर ही बहुत ज़्यादा एक तरह खुद को अंदर ही अराउज फील कर रहा था। और ऐसी हालत वांग जी की है इस समय। आधा शरीर जो उसका मतलब पानी के अंदर है विंग का, और शायद उसने उसमें कपड़े भी नहीं पहने हुए जो थोड़ा बहुत विजिबल भी हो रहा है। उसमें विंग को ऐसे देखकर वांग जी के लिए भी खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन वो क्या करे। वो अभी विंग को अपनी फीलिंग्स बता के डराना नहीं चाहता, वरना उसकी फीलिंग्स अगर विंग जान गया तो पता नहीं उससे कितना डर जाएगा। क्योंकि वांग जी का तो मन कर रहा है वो भी विंग को उसकी कमर से खींचे, इसी रॉक के ऊपर उसे पिन करके उसे बिना रुके नॉन स्टॉप पैशनेटली किस करता रहे। जब से उसने विंग के इन लिप्स को टच किया है तब से उसके लिए खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। विंग के वो सॉफ्ट लिप्स उसे कितना ज़्यादा अंदर से अराउज कर चुके थे वो जानता है। शायद अभी भी वो उन्हें इमेजिन करके ही उसकी हालत बुरी हो गई है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के लिए अब बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना वाइल्ड ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे। कैसे करें या क्या करें कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर वो दो एक होता है नौसिखिया जिन्हें पहली बार प्यार हुआ है, एक दूसरे से कैसे क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रहे। ऐसा हाल है इन दोनों का। अब वांग जी जब देखते हैं कि विंग पानी के अंदर हल्का सा कुड़कुड़ी मतलब ठंडी में काँप सा रहा है, तो अब वो बिना मौका गवाए विंग के पास अपने 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। वहीं वांग जी की बढ़ते हुए पानी में ही कदम विंग को एक अजीब से सेंसेशन फील कराते हैं। अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास आता है और बहुत प्यार से बोलता है, तुम्हें दर्द हो तो मैं रुक जाऊंगा। जिस पे विंग अपनी गर्दन हाँ की तरफ बढ़ाता है। अब वांग जी हल्का सा नीचे झुकता है और विंग की उस नेक के पास जहाँ सैंड ग्लैंड है वहाँ देखने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आया वो पहले कैसे शुरू करें, इसलिए वो आगे बढ़ के पहले विंग के उस सैंड ग्लैंड को हल्का सा किस करता है। वांग जी के लिए ये शायद विंग को थोड़ा कंफर्टेबल कराने का तरीका था, लेकिन इससे तो विंग के और हालत बुरी हो जाती है। अचानक से विंग एकदम से वांग जी के कंधे पे ही हाथ रख लेता है, जैसे वो नर्वस हो गया, जैसे वो घबरा गया कि अब क्या होगा। वहीं कहीं ना कहीं वांग जी विंग की घबराहट और नर्वसनेस को देखकर उसे काम करने के लिए अपना दूसरे हाथ से विंग की कमर को पकड़ लेता है और उसे हल्का सा अपने पास पुश करता है। ये दोनों पानी के अंदर एक दूसरे को इस हालत में, इस पोजीशन में देखकर कितना ब्लश कर रहे हैं ये दोनों ही जानते हैं। लेकिन इस समय वांग जी का कहते हैं ना एम तो सिर्फ विंग की सैंड ग्लैंड पे अपना मार्क देना है, इसलिए वो अपने अंदर आई हुई बाकी फीलिंग्स को इग्नोर करके अब धीरे से विंग की सैंड ग्लैंड में अपने अल्फा बाई देना शुरू करते हैं, जिससे सचमुच में विंग को बहुत शार्प पेन होता है। शायद ये सब जब लोग वो एक्टिविटी के साथ करते हैं तो इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन अभी तो ये बहुत ज़्यादा विंग को पेन दे रहा है। विंग के जो वांग जी के कंधे पे हाथ थे अब और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखून भी वांग जी के कंधे पे गड़ने लगे हैं। विंग की आँख कस के बंद है और वो इस प्रोसेस को जैसे वो होता है कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके उतना दर्द कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे समझते हुए वांग जी दोनों हाथों से विंग को और ज़्यादा क्लोज लाके और ज़्यादा अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है ताकि विंग को थोड़ा काम फील हो। लेकिन विंग को तो कोई काम नहीं फील हो रहा, ताकि उसे तो बहुत दर्द भी हो रहा है और उसकी ऑलमोस्ट चीख निकलने वाली है। इसलिए वो बेचारा अपने दांतों में ही अपने होठ को दबा के अपनी चीखने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और वांग जी विंग की सिचुएशन को समझ रहे हैं। वांग जी विंग को जब मार्क देके हल्का सा उसके ऊपर होकर विंग की हालत को देखता है, तो अब तो उसका मन कर रहा है कि वो जल्दी से विंग को जितना हो सके उतना प्यार करे, किस करे। विंग का पूरा फेस रेड है, आंखों में हल्के से आंसू हैं, होठों के नीचे उसने होठों को जो दांतों के बीच में दबाया हुआ था उसके कारण हल्का सा होठ पे कट आ गया वहाँ विंग। और ऊपर से ये पानी में भीगा हुआ विंग, ये नज़ारा, ये सिचुएशन इस हालत में विंग वांग जी को ले गई है कि ये शायद विंग अगर एक कदम आगे बढ़े तो उसे नीचे ही पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन बेचारा वांग जी फिर भी खुद को अवॉइड कर रहा है, अपनी सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब बारी विंग की है, तो विंग पहले कुछ सेकंड में अपने आप को एडजस्ट करता है, उस दर्द को जो उसकी नेक पे हो रहा है उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, थोड़ा काम होने की कोशिश करता है। इसे देखते हुए वांग जी बहुत प्यार से विंग की उस मार्क को जहाँ उसने किया है उसे हल्के से टच करता है और अब हल्के से उसे हील करने लगता है। 2 सेकंड में विंग का वो दर्द जो अभी उसे इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसके मुंह से चीख निकलने को तैयार थी, अब वो हल्का सा निशान बन के ख़त्म हो गया। कोई दर्द नहीं हो रहा विंग को, जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है, जिसे वांग जी को पता चल गया कि शायद उसका विंग का दर्द उसने दूर कर दिया। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है।
अब वांग जी खुद विंग को इशारे में कि अब उसका टाइम है भाई, कल्ले मार कर बोलते हैं। और जो पहले विंग की हालत थी अब वो वांग जी की हालत है। वांग जी को भी विंग का अचानक से उसके नेक के इतने क्लोज आना, उसके सेंट ग्लैंड के पास इतने क्लोज आने से वही सेंसेशन फील हो रही है। कहीं ना कहीं विंग भी शायद वांग जी की तरह सबसे पहले एक हल्की सी किस करता है, जिसे वो शायद ये फील करवाना चाहता है कि वो भी वांग जी को मतलब काम फील हो जाए किसी तरीके से। और जैसे ही अब विंग के वो अल्फ़ा टीथ सॉरी ओमेगा टीथ वांग जी के उस अल्फ़ा ग्लैंड पे सेंट ग्लैंड पे गड़ने शुरू होते हैं, तो सचमुच में वांग जी को अब वो वाला दर्द होता है जो शायद थोड़ी देर पहले विंग को हो रहा था। लेकिन वांग जी विंग की तरह उसके कमर पकड़ के मतलब उसे नोचने वाला काम नहीं करता, बल्कि उसकी कमर को कस के पकड़ के और ज़्यादा अपने पास खींच लेता है। शायद वो अब अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी की तरह विंग भी बहुत जल्दी ही वांग जी को मार्क करता है ताकि दर्द थोड़ा कम ही हो। अब विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्क वांग जी एक दूसरे के अब अल्फा और ओमेगा मार्क अल्फा और ओमेगा बन चुके हैं। पानी के में अभी भी विंग की कमर को वांग जी ने नहीं छोड़ा हुआ, अभी भी उसने विंग की कमर को कस के पकड़ा हुआ है और वो बड़ी इंटेंसिटी से विंग की तरफ देख रहे हैं, जैसे ये दोनों की आंखें कुछ आगे करना चाहती हैं, कुछ आगे बोलना चाहती हैं, कुछ आगे इस स्टेप को बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग कुछ करते अचानक से विंग को बहुत ज़ोर से चीख आ जाती है, क्योंकि सच्ची में वो काफ़ी देर से इस कोल्ड पॉन्ड में था, उसे तो इतनी आदत नहीं है ना ऐसे कोल्ड पॉन्ड की। वांग जी को तो बचपन से है, इसलिए उस बेचारे को हल्की सी छींक आ जाती है, जिससे वो वांग जी और विंग वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। और वांग जी तुरंत हमें चलना चाहिए, तुम्हें ठंड लग जाएगी बोल के विंग को पानी में छोड़ के जल्दी जल्दी से आगे चला जाता है, क्योंकि उसे पता है भाई उसके नीचे का एरिया उसे क्या बोल रहा है, वो चीज़ कहीं विंग को पोक ना कर दे। इस चक्कर में बेचारा वांग जी वहाँ से भाग गया। वहीं वांग जी ऐसे ही भाग गया। ये देख के विंग बाद में पानी में खुद खड़ा हुआ है और पानी में हाथ मार के कहता है मेरी क्या हालत हो गई है, क्या इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अगर एक सेकेंड और मैं यहाँ रुका तो कहीं मैं खुद अब ये पहला ओमेगा ना बन जाऊँ जिसने एक अल्फा के साथ ये सब जबरदस्ती करा, कहीं मैं ही ना वांग जी का रेप कर दूँ। ऐसी गंदी बातें नहीं बोलते बोल के बेचारा वांग जी विंग खुद को दो बार थप्पड़ मार के सर पे अब वहाँ से बाहर निकल आता है, क्योंकि सचमुच पे आज तो वो थोड़ी देर में खुद ही वांग जी के ऊपर अटैक कर देता। वांग जी की इतनी हैंडसम फेस को इतने क्लोज देखकर और ये सब करने के बाद इतने इस सिचुएशन के बाद तो उसके लिए भी खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। पर हमारे दो पागल इडियट प्यार करने वाले ये दोनों एक दूसरे के साथ सब करना भी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को मार्क कर रहे हैं, बस यही नहीं कह पा रहे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या बेवकूफ़ है। चलो कोई नहीं, इन बेवकूफ़ों को बाद में देखेंगे, अभी तो दूसरे दो बेवकूफ़ों को देखते हैं, यानी जांग चैन और लान शीचैन, जो दोनों काफ़ी कुछ हद तक अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ब्लश करते हुए अपने अपने रूम में हैं। जहाँ जांग चैन अपने रूम में ब्लश कर रहा है और कह रहा है क्या मुझे जाना चाहिए शीचैन के कमरे में। नहीं, वो मेरी मदद कर रहे थे इसलिए तो वो आए थे, अब तो मुझे यहीं रहना चाहिए जैसे मैं पहले रहता हूँ। वहीं शीचैन मन में सोच रहे क्या वो अभी भी अपने ही कमरे में रहना चाहता है, पर वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा। ये दोनों अपने अपने रूम में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हीट स्पेंड करके एक दूसरे के साथ इतना आगे बढ़ने के बाद भी अब भी अपने अपने कमरे में बंद ये दो इडियट भी हमारे इसी लैन क्लैन में। वहीं जहाँ एक तरफ इन दोनों की तरफ मतलब लान शीचैन और लान कुरैन का रिश्ता बढ़ रहा है, वांग जी और विंग का रिश्ता बढ़ रहा है, कोई और है जो अब अपने प्लान में भी आगे बढ़ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वांग ही है, जो इस समय आराम से अपने क्लैन में बैठी हुई है और बड़े आराम से अपने रूम में बैठ के कुछ खा रही है और मन में सोच रही है जितना मुझे लगता है अब तक तो उन वैंस को पता चल गया होगा कि मेरी पावर, यानी अब तक तो उस वैंशु को पता चल गया होगा कि अब उसके पास कोर मेल्टिंग हैंड है, पर अब तक उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। कहीं ना कहीं वो यही बात सोच रही थी जब उसके पास फाइनली वो खबर आ ही जाती है। वैंशु का वो हिडन मैसेज उस तक पहुंच ही जाता है, जिसे देख के ही उसके चेहरे पे एक कनिंग स्माइल आ जाती है और तुरंत चुटकी बजाते ही वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा आप वैन क्लैन ही पहुँच जाती है, जहाँ पे एक बड़े से हॉल में एक डार्क रूम के अंदर वैंशु, वैन रोहन और वैन चाओ तीनों हैं। जहाँ पे अब वांग हुई जब आती है तो ये देखकर
वैंशु और मतलब नॉर्मल रहता है, लेकिन वैन रोहान और वैन चाओ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और शॉक हो रहे हैं। क्या इसी पर्सन के बारे में बात कर रहा था वैंशु, जिसके पास बहुत पावर है, जिसने वैंशु को इतनी पावर दी कि अब वैंशु के पास कोर मेल्टिंग हैंड है। कहीं ना कहीं वो ये लोग सोच ही रहे थे जब वांगुई सबके बीच में आती है और सबको देखते हुए कहती है, तो फाइनली तुम वैंस को मेरी याद आ ही गई। कौन हो तुम? अचानक से अब वैन रोहान बोलता है। वांगुई इस बात पे अपने चेहरे पे स्माइल देती है और बोलती है, क्या हुआ, आपको वैंशु ने मेरे बारे में नहीं बताया? चलिए अब आपको मैं खुद अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम वांगुई है। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने ये पूछा तुम कौन हो। इस रूम में कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर कुछ मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकता। इतनी डार्क एनर्जी है इस रूम में, लेकिन तुम इतनी नॉर्मली इस रूम में आ गई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम। इस बात पे अब दोबारा से वांगुई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, यही तो मैं बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम वांगुई है और मैं एक डार्क विच हूँ। ये बात बोलते हुए वांगुई की आंखें अब पहले की तरह वॉयलेट कलर में शाइन करने लगती हैं, जिसे देखकर अब वैन रोहान और वैन चाओ शौक है, पर वैंशु के चेहरे पे कोई शौक नहीं है, क्योंकि उसने वांगुई का ये रूप पहले भी देखा है। अब वैन रोहान शॉकिंगली वांगुई को देखता है और बोलता है, डार्क विच, पर तुम लोग तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब हो चुके थे। अब तो कोई डार्क विच या फेरी नहीं है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। हाँ, अब तक नहीं थे, पर अब एक है। मैं बाय बर्थ विच नहीं थी, बल्कि मैंने मेहनत करके ये सारी पावर जनरेट की है। मैंने बहुत सालों तक मेहनत करी है, बहुत सालों तक कल्टीवेशन सीखी है, बहुत साल तक डार्क कल्टीवेशन के बारे में जाना है, और तब जाकर मैं ये डार्क विच बनी हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हो जो पुरानी बातों को रिसर्च कर रहे थे? ऐसा नहीं है, बल्कि वो मैं भी हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब तुमने चांसा सरन और उनके हस्बैंड को मारा था तो तुम्हारे लिए इतना आसान था? बेवकूफ़ वैन रोहान, मैं उस समय से तुम्हारे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें उस वी चांसे और चांसा सरन तक पहुँचाने वाला जैन फैमिया नहीं, बल्कि मैं थी। यहाँ पे मतलब एकदम वांगुई वही चांसे और चांसा सरन की मौत की बात कर रही है, जो राज वी चांस और चांसा सरन की मौत का राज, जिसके कारण जैन फैमिली अब भी डरते हैं और मैडम युबारवा उन्हें ब्लैकमेल करती है, वो यही राज था। वैन रोहान को वी चांसे और चांसा सरन का एड्रेस और वो लोग कहाँ हैं ये बताने वाला जैन फैमिया था, क्योंकि वो बहुत जलने लगा था जब उन दोनों को खुश देखता था। उसे लगता था कि चांसा सरन उसे एक तरह से रिजेक्ट करके कैसे एक गरीब से वी चांसे के साथ रह सकती है। वो एक फेरी थी, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो उसे लगता था कि फेरी तो किसी सेक्ट लीडर की, किसी स्ट्रॉन्ग अल्फा की वाइफ बनना पसंद करेगी, लेकिन वी चांसे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे बल्कि एक बीटा थे, उनकी वो मेड बन गई। ये देखकर कहीं ना कहीं मतलब जैन फैमिया बहुत ज़्यादा जेलस होते थे और अपनी जेलसी में उन्होंने वी चांसे और चांसा सरन को मरवा दिया था। यही राज था जिसके कारण मैडम यू उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती थी, और कहीं ना कहीं वो ही विंग की अनहैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा कारण थे, जिसके कारण वो हमेशा खुद को भी बाद में गिल्ट मानते थे, लेकिन करा तो उन्होंने ही विंग के साथ ज़्यादा गलत था, जिस चीज़ को वो डिनाई भी नहीं कर सकते थे। जब ये बात वैन रोहान सुनता है तो वैन रोहान अब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी उम्र देखकर तो मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इतनी पुरानी बातें जानती हो। तुम्हें विच के बारे में कुछ पता ही नहीं, यही तो हमारी खासियत है, हम हमेशा जवान रहते हैं। और दूसरी बात, मेरा तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में विच बनने का कारण ही ये था कि मुझे हम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना था, सबसे ज़्यादा यंग दिखना था, ताकि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो मुझे प्यार करे। मैंने सुना था कि तुम विच का प्यार के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो जाती हो। आज देख भी लिया, तुम जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग विच, उसे अगर मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी प्यार में पागल हो। तुम इसका मतलब जिसे प्यार करती हो उसे अपनी सच्चाई, अपना ये असली रूप दिखाना ही नहीं चाहती।
वेनरॉन जब वांगी को ये बात बोलता है तो वांगी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। उसे लग रहा है पहली बार उसके टक्कर में पार्टनर बनने वाला कोई बंदा मिला है, क्योंकि मैडम यू और वेंशु के साथ पार्टनरशिप करके उसे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुए, लेकिन हाँ वेनरोहन के साथ पार्टनरशिप करके उसे पक्का कोई बेनिफिट होगा, उसे ये यकीन हो रहा है। इसलिए वो स्माइल करते हुए बोलती है, सचमुच में आप बहुत समझदार हो और तुम बहुत ज़्यादा एक लालची। कहीं वेनरोहन तुरंत बोलते हैं जिस बात पे वांगी हंसते हुए बोलती है, लालच तो तुम में भी कम नहीं है, तभी तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी पावरफुल होने का लालच है, तो मैं तुम्हें वो पावर देने को तैयार हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है, मुझे जानना है क्या पता है तुम्हें उस ओमेगा के बारे में, जिस ओमेगा को मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। वेंशु ने बोला, तुम जानती हो उस ओमेगा के बारे में? बिल्कुल सही कहा वेंशु ने, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको वो ओमेगा कैसे मिलेगा। ये बात बोलते हुए वांगी स्माइल कर रही है और कहीं ना कहीं वांगी सोच रही है वो जैसा सोच रही है वैसा होगा। इन सब की बातों को कोई और भी सुन रहा है बिना ये जाने। जब अब वांगी आगे कंटिन्यू करती है तो जो इन सब की बातें छुप के सुन रहा था उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि वांगी अब क्लियरली वेनरोहन को बताती है कि वो स्पेशल ओमेगा कोई और नहीं बल्कि वी वुशान है, जो इस समय लैंडक्लैन में है। इन लोगों के लिए वी वुशान का नाम शायद इन्होंने पहले कभी देखा था, इसलिए इनके लिए पहली बार सुना हुआ ही लग रहा है। लेकिन जो इंसान इनकी बात छुप के सुन रहा था उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है और चेहरे पे बहुत घबराहट आ जाती है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि ये उस ओमेगा के साथ क्या करेंगे और ये इंसान कभी भी उस ओमेगा के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग थी। वेंचिंग एक अल्फ़ा है। मैंने शायद पहले वाले पार्ट में कहीं उसे बीटा बोल दिया था, तो सॉरी, इस स्टोरी में वेंचिंग अल्फ़ा है और वैनिंग बीटा है। तो वेंचिंग एक अल्फ़ा है और वो विंग को बहुत अच्छे से जानती है। वेंचिंग के पास अब कोई नहीं बचा है, उसके सब लोग उसकी लाइफ से दूर हो चुके हैं। उसके पेरेंट्स मर चुके थे, वो लास्ट रिलेटिव वो ग्रैनी भी मर चुकी हैं, उसकी सिस्टर मर चुकी है, सिस्टर का बेबी शिजोई भी मर चुका है, उसे ये बात पता है। और आप उसकी वो लास्ट होप, उसका भाई भी आज मर चुका है। हाँ, इन लोगों ने वैनिंग और इसे दोनों को मारने की सोची थी, इसी कारण वैनिंग और वेंचिंग के ऊपर गार्ड से अटैक करवा दिया था। वैनिंग अपनी बहन को बचाते हुए मर चुका है, लेकिन वेंचिंग बच गई थी। वो बहुत घायल हालत में यहीं पे छुपे हुए बैठी थी, इस उम्मीद से कि उन गार्ड से बच गए और जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो वो यहाँ से निकल के कहीं बाहर चली जाएगी, क्योंकि वैनिंग ने उससे यही कहा था कि वो लास्ट तक जीने की कोशिश करे। जब वेनरोहन को पता चल गया था कि अब उसे वेंचिंग की ज़रूरत ही नहीं, कोर निकालने, कोर मेल्ट करने के लिए उसके भाई बेटे के पास ही पावर है, तो उसने तुरंत वेंचिंग और वैनिंग को मारने का ऑर्डर दे दिया था। गार्ड्स ने आते ही वेंचिंग और वैनिंग पे अटैक भी कर दिया था। वैनिंग अपनी बहन को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक गार्ड से सेव करता रहा और उसने अपनी बहन को बचा के उस जगह से भेज दिया। बचते बचाते भगते हुए, मतलब उधर छुपते छुपाते वो बेचारी यहीं आकर कहीं छुप गई थी, इस हॉल में जहाँ पे अधिकतर बाकी वैंस के गार्ड भी नहीं आते। इस हॉल में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी के कारण वेंचिंग घायल ज़रूर थी, लेकिन आज वो उसके अंदर भी शायद गुस्सा था, अपने भाई की मौत का दुख था या दर्द था। वो डार्क एनर्जी आज उसे हर्ट ना करके उसे कंफर्टेबल ही फील करवा रही थी। वो जब यहाँ छुपी हुई थी और वो ये बातें सब सुन रही है, उसने सुना, विंग के नाम को सुना, कहीं ना कहीं विंग के साथ ये लोग क्या करेंगे वो सोच के वो बहुत घबरा गई है। और जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से छुपते हुए बचते हुए निकल जाती है। आज वेंचिंग के अंदर जैसे ये डार्क एनर्जी भी उसकी हेल्प कर रही है, शायद उसकी भाई की वो अभी हुई हुई वो डेथ की सोल है जो अभी इसकी बॉडी से थोड़ा अलग होके अपनी बहन को गाइड कर रही है, जिसके कारण वेंचिंग वैनक्लैन से बच के छुपते छुपाते सेफली या बाहर भाग गई है। वेंचिंग वैनक्लैन से तो निकल गई है, लेकिन अभी लैंडक्लैन से काफ़ी दूर है। वो घायल एक जंगल में बेहोश होकर गिर गई, शरीर पे ऊपर से नीचे तक घाव है। काफ़ी घंटों तक बचे बिना कुछ खाए पिए के कारण वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन बेहोश होने से पहले उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है, विंग। और आज का पार्ट यहीं रुकता है।